नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 69th बीपीएससी और बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसमें 150 प्रश्न है। तो 150 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो प्रैक्टिस सेट है आपके घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसके पहले वीडियो नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया गया, जो उसे नहीं देखे जाए उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। आप लोग अगर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप सभी लोग एक बार पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध जो है फिरदौसी संप्रदाय से है। सफुद्दीन मनेरी का जन्म 1262 में पटना के मनेर में होता है और मृत्यु जो है 1377 में कहाँ पर होता है? तो बिहार शरीफ में इनकी मृत्यु होता है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, जो बिहार शब्द है, बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकीर्तायन, यदुनंदन शर्मा, ये चारों आपके जो हैं बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बिहार किसान सभा, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1929 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार किसान सभा की स्थापना की जाती है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो स्वराज दल है इसका गठन 2 व्यक्ति के द्वारा किया गया है, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि CR दास जो हैं अध्यक्ष थे, CR दास जो है अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू जो हैं महासचिव थे, ठीक है, महासचिव थे। इसे नोट कर लीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बिहार में जो है स्वराज दल का गठन किसने किया है? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया है। वर्ष 1930 और वर्ष 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नकार दिया था? तो किस जिले से नकार दिया था? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से नकार दिया था, ठीक है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से नकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? जो नवनालंदा महाविहार है ये किसके लिए विख्यात है? तो आपको याद रखना है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो MBT है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक आता है। और पूरे सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा इंसान कौन था जो शासक में? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर से बोलते हैं कि जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल में शासकों में सबसे पढ़ा लिखा कौन था? तो MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक था। किसने कांग्रेस को जो है सूक्ष्म दर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? फिर से बोलते हैं, किसने जो है कांग्रेस को सूक्ष्म दर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? मतलब कि जो कांग्रेस है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा बोला गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1885 में इसकी स्थापना होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बेमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। जबकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है, जो महासचिव भी कांग्रेस के होते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कब बनते हैं? तो 1887 में बनते हैं, 1887 में बनते हैं। और आपको याद रखना है मद्रास अधिवेशन में बनते हैं, ठीक है, मद्रास अधिवेशन में बनते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसमें से कौन सा जो लोकेशन है जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है? कालीबंगन, इसका संबंध सिंधु घाटी से है। रोपड़, लोथल, इन तीनों का संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है। जबकि जो पाटलिपुत्र है इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, इसका संबंध जो है मगध से है। ठीक है, वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना बोला जाता है। कालीबंगा आपको याद रखना है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है और बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था। जबकि जो कालीबंगा है जुता हुआ खेत के लिए प्रसिद्ध था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? जो इल्बर्ट बिल विवाद है यूपीएससी भी इसके बारे में पूछ चुका है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है जो इल्बर्ट बिल विवाद है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना जो है इल्बर्ट बिल विवाद है। आपको सिंपल भाषा में यहाँ पर समझाते हैं। तो जो एक भारतीय अगर कोई जज है, ठीक है, कोई एक अगर भारतीय जज है, इंडियन जज है, तो जो अंग्रेज है, जो भारत में अंग्रेज था उसका भी केस सुन सकता था। ठीक है, ये नियम लाया गया था इल्बर्ट बिल में। लेकिन अंग्रेज जो गोरे लोग हैं इसका विरोध करते हैं और इस बिल को वापस लेना पड़ता है। ठीक है, इसे बोला गया इल्बर्ट बिल विवाद बोला गया है। और इस समय वायसराय कौन थे जब इल्बर्ट बिल विवाद आता है? तो इस समय आपके वायसराय थे रिपन। ठीक है, कौन थे? रिपन। लिट्टन जो है आपके रिपन के पहले लिट्टन थे। और आपको याद होगा कि 1877 में जो है पहला दिल्ली दरबार होता है और दूसरा कब होता है? तो 1803 में होता है, और 1903 में होता है, दूसरा 1903 में होता है और तीसरा कब होता है? तो 1911 में दिल्ली दरबार होता है। 3 दिल्ली दरबार आपके होता है। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये लिट्टन के द्वारा ही लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? ठीक है, जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं आपको याद है इनके द्वारा जो है धन के निकासी सिद्धांत दिया गया था। तो धन के निकासी सिद्धांत को कौन विश्वास नहीं करता था? तो आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खां जो है विश्वास नहीं करता था। धन के निकासी सिद्धांत में जो है सर सैयद अहमद खां विश्वास नहीं करता था। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था? आपको याद रखना है गडकरी, जो नितिन गडकरी ये कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, नितिन गडकरी कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। आपको याद रखना है कि जो गडकरी विद्रोह है इसका भी संबंध महाराष्ट्र राज्य से इसका संबंध है। लोकेशन क्या हो जाएगा? तो कोल्हापुर हो जाएगा। ठीक है, कोल्हापुर इसका लोकेशन हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई, आपको बता चुके हैं। एक जूते हुए खेत की खोज की गई तो कहाँ पर किया गया? कालीबंगा में किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? कालीबंगा में किया गया। साथ ही आपको याद रखना है कि धौलावीरा, ये धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है धौलावीरा। ठीक है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसमें से जो कौन सा जो राजा है जिसका सर्वाधिक झुकाव जैन धर्म की ओर था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है खारबेल। क्या उसका नाम है? उसका नाम खारबेल है। ठीक है, याद रखिए खारबेल। साथ ही आपको याद रखना है जो खारबेल है, खारबेल के बारे में याद रखिएगा कि ये कहाँ का राजा था? तो कलिंग का राजा था। ठीक है, कलिंग का राजा था। कलिंग वर्तमान आपकी उड़ीसा। और इसका संबंध जो है किस वंश से था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चेदी वंश से इसका संबंध था। ठीक है, चेदी वंश से इसका संबंध था खारवेल का। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? जो आपके जस्टियन है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो इसका सर्वाधिक जो योगदान था विधि के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक योगदान था। अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? जो इथिक्स पढ़ लिए होंगे, अगर आप लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो आपने इथिक्स पढ़ा होगा। ठीक है,
तो चार्वाक दर्शन आप लोग पढ़ते हैं तो ये पूछा गया है कि अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल है। तो चार्वाक के अनुसार जो है सर्वोच्च मूल कौन है, काम है, ठीक है। सर्वोच्च मूल जो है काम है। चार्वाक का कहना था कि कर्ज ले लो और उसका कर्ज लेके घी पी के कम्बल ओढ़ के सो जाओ, ठीक है। ये बहुत ही ये लोग विचित्र लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से कौन सुमिलित क्रम में है, इसमें से कौन आपके सुमिलित क्रम में है। तो देख लीजिए, एनी बेसेंट यंग इंडिया है तो ये गलत है। एनी बेसेंट का कौन है, तो न्यू इंडिया है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया है। बीजे तिलक इनका केसरी है तो ठीक है। और मराठी भी जो है किसका है, तो बीजे तिलक बाल गंगाधर तिलक का ही है। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का मराठी नहीं है। तो इसमें सुमिलित कौन है, केवल आपके जो सी ऑप्शन है ये सुमिलित हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो मराठी है ये किस लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश लैंग्वेज में था। जबकि जो केसरी है ये मराठी लैंग्वेज में था, ठीक है। ये मराठी लैंग्वेज में था, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किसका स्थापना किया गया था। तो आपको हम बताए थे कि दयानंद सरस्वती क्या देती है, आपको याद देती है। अगर आप पढ़िएगा तब तो पैसे कमाइएगा। तो क्या हो जाएगा, आर्य समाज। और जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब किया जाता है, तो 1875 में जो है इसकी स्थापना बम्बई में किया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि 1877 में जो है इसका हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 1877 में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें एवं असत्य विकल्प का आपको चयन करना है। इसमें से कौन सा जो विकल्प है गलत है उसके बारे में आपको ढूंढना है। तो ढूंढ लीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल प्रतिहार के अलावा तीसरी शक्ति राष्ट्रकूट शासकों की थी। तो बिल्कुल ठीक है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये किस क्षेत्र के लिए हो रहा था, नोट कीजिएगा। तो कन्नौज क्षेत्र के लिए हो रहा था, कन्नौज गलती लिखा गया, ठीक है। कन्नौज क्षेत्र के लिए हो रहा था, ये आपको नोट कर लेना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, बिल्कुल ठीक है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित भारतीय, आगे लिखा गया है, भारतीय वास्तुकला का शानदार नमूना था। तो ये भी ठीक है। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष की प्रसिद्ध रचना है। तो ये भी कथन आपका ठीक है। इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन जो है ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसका विचार था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। ये किसका विचार था, तो ये विचार था बर्नी का। बर्नी का विचार था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य जो हिंदू व्यापारी हैं उनको सजा देना था। ये किसका कथन है, तो बर्नी का है। इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़िएगा। जो ये कथन बोला गया है एक तरीके से कथन ठीक नहीं है, ठीक है। आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के लिए अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई थी। अभागा आदर्शवादी की संज्ञा किस शासक के लिए दिया गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए दिया गया है। आपको क्या बताए थे कि जो पूरा सल्तनत काल है, पूरे सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक है। लेकिन इनके द्वारा जो भी नीतियाँ बनाया गया वो सारे नीतियाँ फेल हो गया। जैसे कि तांबे की मुद्रा का प्रचलन, दूसरा राजधानी परिवर्तन, तीसरा दुआब में कर वृद्धि। ये तीनों जो स्कीम है इसे वापस लेना पड़ता है एमबीटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने वंशानुगत के सिद्धांत को सेना पर भी लागू किया। ये लागू किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। किस गुप्त शासक ने चीन के सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। तो किसके द्वारा भेजा गया था, ये भेजा गया था स्कंद गुप्त के द्वारा भेजा गया था। निम्नलिखित में से किस चेर शासक ने कुरुक्षेत्र की दोनों ओर की सेनाओं को भरपेट भोजन कराया था। इसे दोबारा पढ़िएगा क्वेश्चन को और आराम से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस चेर शासक ने जो है कुरुक्षेत्र की दोनों ओर की सेनाओं को भरपेट भोजन कराया। कुरुक्षेत्र की जो है
दोनों ओर की सेनाओं को भरपेट भोजन कराया था, तो किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था उदय जीरल के द्वारा, उदय जीरल के द्वारा कराया गया था। तो डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन आपके सत्य है। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, तो बिल्कुल ठीक है। पार्श्वनाथ ने जाति प्रथा पर प्रहार किया, ये भी ठीक है। पार्श्वनाथ ने स्त्रियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सारे कथन ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं गया है। तो 1, 2, 3 आपको सारे सही हो जाएंगे। और साथ ही आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर हैं, ठीक है। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। पुष्पमित्रों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ? तो जो पुष्पमित्रों का आक्रमण जो है कुमारगुप्त के समय में होता है। जो कुमारगुप्त है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक जो है कुमारगुप्त का शासनकाल रहता है। ये आक्रमण का जिक्र कहाँ पर मिलता है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में इसका जिक्र मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो सत्यार्थ प्रकाश का जो सत्यार्थ प्रकाश बुक है ये लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। जो आपके राजयोग बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। विवेकानंद के द्वारा ये बुक लिखा गया है। उसके बाद है गीतांजलि और चतुरंग, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बुक लिखा गया है, इतना आपको याद रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन जो है आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? जो बचाव पक्ष है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भोला भाई देसाई के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है। भोला भाई देसाई के द्वारा नेतृत्व किया गया था लाल किला मुकदमा में। और आपको याद रखना है कि किसका बचाव करते हैं? मेजर शहनबाज खान, कर्नल प्रेम सिंह सहगल और तीसरा व्यक्ति हैं कर्नल गुरबख्श सिंह। इन तीनों का बचाव करते हैं भोला भाई देसाई, ठीक है। और साथ ही आपको याद रखना है ये तो किसके अध्यक्षता में? भोला भाई देसाई की अध्यक्षता में। लेकिन और भी वकील जो होते हैं बचाव पक्ष में आते हैं, उनका नाम नोट कर लीजिएगा। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली एवं जवाहरलाल नेहरू आपके बचाव पक्ष में आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? इसमें से देखिए जो मुस्लिम लीग द्वारा जो है स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से इसमें से कौन आपके जुड़ा हुआ नहीं था? तो सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और खली कुजमा, ये तीनों जुड़ा हुआ था, जबकि खिजर हयात खान आपके जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो जो मदरलैंड अखबार है इसका प्रकाशन मजरुल हक के द्वारा किया गया है। मजरुल हक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ष 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? 1918 में जो है उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। तो कौन आपके संबंधित नहीं था? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों आपके संबंधित थे, जबकि ब्रज किशोर आपके संबंधित नहीं थे। भारत में सती प्रथा की समाप्ति से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है? सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो 1829 में। इस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो आपको याद रखना इसमें भारत का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल जो 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल रहता है। और आपको याद रखना कि जो सती प्रथा की समाप्ति होता है ये आपके 1829 में होता है। किसके प्रयास से होता है? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से होता है, ठीक है।
राजा राम मोहन राय के प्रयास से होता है। और आपसे पूछा जाता है कि विधवा पुनः विवाह कब आता है, तो 1856 में आता है, 1856 में आता है। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग थे, ठीक है। कैनिंग जो है इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो विधवा पुनः विवाह है किसके प्रयास से आता है, किसके प्रयास से विधवा पुनः विवाह आपके आता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य कौन नहीं था, तो सबसे पहले जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है मई 1934 में जो है किसके द्वारा किया गया, तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। जो आचार्य नरेंद्र देव हैं ये आपके अध्यक्ष होते हैं, जबकि जयप्रकाश नारायण जो है नोट कीजिएगा, जयप्रकाश नारायण जो है महासचिव होते हैं, ठीक है, महासचिव होते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या कि संस्थापक सदस्य मीनू मसानी भी होते हैं, राम मनोहर लोहिया होते हैं, नरेंद्र देव होते हैं जो अब तो देख चुके हैं पहले ही, जो जवाहरलाल नेहरू ये नहीं होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो इसमें सबसे पहले घटना कौन होता है, तो जो जानते हैं सबसे पहले उसे आप नोट कीजिए। जैतपुर का विलय ये कौन करता है, तो डलहौजी करता है अपने राज्य में। तो जैतपुर का विलय कब होता है, तो 1849 में होता है। सबसे पहले किसका विलय होता है, सतारा का, ये कब होता है, 1848 में होता है, ठीक है। झांसी का विलय कब होता है, तो 1854 में झांसी का विलय होता है। नागपुर का विलय कब होता है, नागपुर का, तो इसका भी विलय जो है 1854 में होता है, लेकिन झांसी के बाद होता है, ठीक है, झांसी के बाद होता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो इसमें देखिए 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है संभलपुर, नोट कीजिएगा, संभलपुर का विलय जो है अंग्रेजी राज में कब होता है, तो 1849 में होता है। कौन करता है, तो डलहौजी करता है। बघाट इसका कब होता है, तो बघाट का होता है 1850 में। उदयपुर नोट कीजिएगा, उदयपुर का कब होता है, तो 1852 में उदयपुर का होता है। उसके बाद झांसी देख चुके हैं और नागपुर देख चुके हैं, ठीक है, नागपुर आप देख चुके हैं, तो इतना आपको याद रखना है। मुस्लिम एक बात और भी याद रखिएगा कि जो अवध है, अवध को जो है कुशासन के आरोप लगा के कब अंग्रेजी राज में मिलाया जाता है, तो 1856 में मिलाया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था, CR फार्मूला जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो C राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था, C राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो कहाँ पर चलाया गया था, लाल किला दिल्ली में चलाया गया था, ठीक है, लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो नवंबर 1945 में चलाया गया था। किस पर चलाया गया था, आपसे पूछा जाता है किस पर चलाया गया था, तो फिर से बोलते हैं मेजर शहनबाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, तीसरा कर्नल गुरबख्श सिंह, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। और बचाव में नेतृत्व कौन करते हैं, भोला भाई देसाई जो है नेतृत्व करते हैं। गांधी जी को हाफ न्यूड फ़कीर, मतलब गांधी जी को जो है अर्धनग्न फ़कीर किसके द्वारा बोला गया था, किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान का उपनाम दिया गया, तो आपको याद रखना है कि 1897 में जो है इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलता है और 6 महीने के लिए इनको जेल होता है। इसके बाद इन्हें जो है लोकमान का उपाधि दिया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि लोकमान किसे बोला गया है, तो बाल गंगाधर तिलक को बोला गया है। अगर आपसे बोल देगा
कि ये तो लोकमान हो गया, अगर बोल देगा लोकनायक। लोकनायक किसे बोला जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक बोला जाता है। जननायक किसको बोला जाता है? जननायक तो कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को जो है जननायक बोला जाता है। उसके बाद है देशबंधु। देशबंधु किसे बोला जाता है? तो CR दास को जो है देशबंधु बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था सूरत विभाजन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। 97 में जो है सूरत विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इस समय वायसराय कौन था? तो करजन था, ठीक है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? इसमें से कौन सा झील जो बिहार में स्थित है? तो जो अनुपम झील है ये बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार के कैमूर में स्थित है अनुपम झील। साथ ही आपको याद रखना है कि सांभर झील राजस्थान में स्थित है। सुखना झील ये कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। बखीरा झील ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, जो इजराइल की सीमा है किस किस देश से लगता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए और आप लोग मैप खोल के एक बार देखिएगा, ठीक है। इजराइल की सीमा किस किस देश से लगता है? तो यहाँ पर देखिए लेबनान लगता है, सीरिया से लगता है, जॉर्डन से लगता है और मिस्र से भी आपके लगता है। तो पहला ठीक है, लेबनान, सीरिया, टर्की से नहीं लगता है, टर्की से नहीं लगता, इसमें टर्की है। और इसमें आपके इराक से भी नहीं लगता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? मतलब कि जो किस नहर से जो है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो देख लीजिए किस नहर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है जो त्रिवेणी नहर है, त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में है? मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है किस पठार में है? तो छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई है? पृथ्वी घंटे की अवधारणा जो है कब और कहाँ शुरू हुई है? तो आपको याद रखना है ये शुरू होता है 2007 से। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक मार्च के अंतिम शनिवार को, ठीक है, प्रत्येक मार्च के जो है अंतिम शनिवार को 8:30 बजे PM से 9:30 बजे PM तक जो है सारे अपने घर के लाइट बत्ती को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? इसमें से नकदी फसल कौन सी नहीं है? इसमें जो है नकदी फसल कौन नहीं है? जूट, मूंगफली, गन्ना नकदी फसल है। ज्वार आपके नकदी फसल नहीं है। पशु गणना 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पशु है? तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्वाधिक पशु है। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक पशु है। डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार राज्य के किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है बिहार राज्य के किस नदी पर स्थापित है? तो कोसी नदी पर स्थापित है। और किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है आपसे पूछा जा सकता है? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, ठीक है। और कितने मेगावाट का है? तो 130 मेगावाट का है, 130 मेगावाट का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। बिहार में लगभग 74% श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है। तो बिल्कुल ठीक है। गंगा के मैदानी भाग के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन कृषि विकास के लिए अवसर देते हैं। तो ये भी ठीक है। बिहार में बहुसंख्यक गरीब कुपोषित हैं। ये भी ठीक है। वर्ष 2019 से 20 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 18.7% योगदान था। तो सारे कथन आपके ठीक हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रामशिला हिल पहाड़ी बिहार के
किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामशिला हिल पहाड़ी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग गेस कीजिए कहाँ पर स्थित हो सकता है। तो आपको याद रखना है गया में स्थित है, ठीक है, गया में स्थित है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन है? तो आपको याद रखना है नया वन रिपोर्ट आ गया है, तो इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, ठीक है, नया आप लोग रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तपोवन। ऐसे इसका आंसर हम बता देते हैं, बोलिएगा इसका आंसर आपने बताया। वन रिपोर्ट, एक सेकेंड, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो जहानाबाद है, ठीक है, कौन है? जहानाबाद है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तपोवन गर्म जल कुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तपोवन गर्म जल कुंड। काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू के मिट्टी के लिए जो है, काजू की कृषि के लिए जो है सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी है। कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकता है? इसमें से कौन सा जो उपाय है मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकता है? ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना, तो ठीक है। अति चराई पर पाबंदी लगाना, ये भी ठीक है। स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करके। इस क्वेश्चन को आप लोग समझे कि नहीं समझे? दोबारा समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो मृदा संरक्षण में प्रभावी, मतलब कि कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे जो मृदा जो है संरक्षित हो जाए? तो पहला ऑप्शन लिखा है कि ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पर खेती कीजिएगा तो अगर बारिश पड़ेगा तो मिट्टी का बहुत तेज़ी से कटाव हो जाएगा। अति चराई पर पाबंदी लगाना, अगर अधिक चराई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर बारिश पड़ेगा तो जो ऊपर का मिट्टी है वो आपके बह जाएगा। उसके बाद है स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करना, जो आपके खासकर जनजाति लोग करते हैं, तो इसको आपको रोकने का प्रयास करना है। तो सारे पॉइंट इसके आपके ठीक हैं। तो ऑप्शन में कोई नहीं, 1 2 3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकोहामा रणनीति संबंधित है। एकोहामा रणनीति ये किससे संबंधित है? तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। एकोहामा रणनीति ये कब आता है? तो 1994 में आता है। और आपको याद रखना है जापान के एकोहामा नगर में जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित विश्व कॉन्फ्रेंस हुआ था। कब? 1994 में हुआ था। निम्नलिखित में से भारत के कौन से अति प्रचंड तीव्रता भूकंपीय क्षेत्र जोन के अंतर्गत आते हैं, जहां पर अति प्रचंड भूकंप आता है? तो देख लीजिए कौन कौन से क्षेत्र आपके आते हैं। इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र आते हैं, हिमालय क्षेत्र आता है, कश्मीर घाटी और कच्छ का रण। आपको याद होगा कि यहाँ पर बहुत ही त्रासदी हुआ था एक बार भूकंप से। तो सारे पॉइंट आपके ठीक हैं। तो 1 2 3 4 होगा। तो इसमें क्या है, 1 2 3 नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर किस राज्य में कर्क रेखा को काटती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय मानक समय यमुनोत्तर 82.5 डिग्री जो है किस राज्य में कर्क रेखा को काटती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कर्क रेखा को काटती है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बता देगा, देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जो है एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर एक दूसरे से मिलते हैं। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार ये चर्चा में भी रहता है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो जो गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन है। क्या है? गॉड पार्टिकल्स जो है
हिग्स बोसॉन है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेराडे स्थिरांक है, फेराडे स्थिरांक क्या है इसके बारे में देख लीजिए। तो जो फेराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक है, सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पदार्थ और उपयोग, जो पहला आपका है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम इसका जो उपयोग कहाँ पर होता है, तो कृत्रिम मधुरक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्योन इसका उपयोग जो है प्रशीतक में होता है। नियोप्रीन इसका उपयोग संश्लेषित रबर में होता है। बेनाड्रिल इसका जो उपयोग है प्रतिहिस्टेमीन में होता है, प्रतिहिस्टेमीन में होता है। तो आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है विटामिन के का किस, ठीक है, विटामिन के का, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो जो लिम्फोसाइट है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लिम्फोसाइट जो है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आपको याद रखना है लिम्फोसाइट जो है एक प्रकार का WBC है, ठीक है, एक प्रकार के जो है वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में कितना होता है, तो 5 से 6 हज़ार हमारे शरीर में जो है वाइट ब्लड सेल होता है। जो वाइट ब्लड सेल है हमारे शरीर का क्या है, सिपाही है। हमारे शरीर का क्या है, ये सिपाही है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बना के रखता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। किस विटामिन को जो है अर्गोकैल्सिफेरॉल बोला जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है विटामिन D2 को जो है अर्गोकैल्सिफेरॉल बोला जाता है, जबकि विटामिन D3 को क्या बोला जाता है, तो कोलिकैल्सिफेरॉल बोला जाता है। कोलिकैल्सिफेरॉल जो है विटामिन D3 को बोला जाता है, जबकि अर्गोकैल्सिफेरॉल जो है विटामिन D2 को बोला जाता है, ठीक है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो देख लीजिए एक बार। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों के द्वारा, ठीक है। जो सोनार का उपयोग है नौ संचालकों के द्वारा जो है सोनार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो सोनार है SONAR इसका फुल फॉर्म एक बार शायद एग्जाम में पूछा भी गया है BPSC के द्वारा। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर से बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ओरेकल है, ओरेकल क्या है, तो ओरेकल जो है एक प्रचालन तंत्र है। दूसरा शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है ओरेकल, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से देखिए आपके कौन सुमेलित नहीं है। अलवणीकरण समुद्री जल, ठीक है। प्रतिलोम प्रासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पश्चुरीकरण, ठीक है, ये आपके चाय लिखा है, तो क्या हो जाएगा, पश्चुरीकरण दूध हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो डी जो ऑप्शन है डी आपके गलत हो जाएगा और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दूध का पश्चुरीकरण जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो लुई पास्चर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लुई पास्चर के द्वारा दिया गया था। हमने ठीक से उच्चारण नहीं कर पाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट है कि राइबोजाइम्स होते हैं, जो राइबोजाइम्स होते हैं DNA होते हैं, RNA होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो राइबोजाइम्स है ये क्या है, RNA है, ठीक है, RNA है राइबोजाइम्स, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंत क्षय का मुख्य कारण है, मुख के भीतर होने वाले जीवाणु वे दंत क्षय का मुख्य कारण है। जो दंत क्षय होता है उसका मुख्य कारण क्या है, मुख के भीतर होने वाले जीवाणु, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, ठीक है। अगर ठीक से आप रात को अपना मुंह धो के नहीं सोइएगा, अगर आप खाएं और आपका जो रोटी है या चावल है दांत के आसपास अगर मसूड़ा में है,
तो उससे क्या होता है कि दांत जो होता है उस क्षय होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुबह जब जगेगा तो बहुत खराब सा स्मेल भी आएगा। निम्नलिखित में से बल का मात्रक कौन सा है? जो बल का मात्रक कौन कौन सा होता है? तो kg/ms पावर -2 और न्यूटन होता है। तो आपके जो बल का मात्रक है ये दोनों होता है। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उस उपकरण को क्या बोला जाता है? तो उसे लक्स मीटर बोला जाता है। ठीक है, उसे लक्स मीटर बोला जाता है। प्रकाश किस प्रकार की गति करता है? प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण वायु का है? इसमें से किसका गुण जो है वायु का है? तो देख लीजिए, रंगहीन है, पारदर्शी है, स्थान घेरता है, गंधहीन है। तो सारे पॉइंट ठीक है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है किसका एक उत्पाद है? तो देख लीजिए किसका एक उत्पाद है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम का एक उत्पाद है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4। ठीक है। उसके बाद का होल टॉय पॉइंट H2O होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है। साथ ही आपसे पूछता है कि जो जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र क्या है? जो जिप्सम है इसका सूत्र क्या है? तो CaSO4.2H2O। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपके हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, और नीचे वाला जो है जिप्सम का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा जो आपके जोड़ा है वो सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ऑक्साइड है इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में होता है। तो ये गलत है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका इस्तेमाल बेकरी उद्योग में होता है। ठीक है। उसके बाद है आयोडीन, इसका इस्तेमाल बेकरी उद्योग में होता है। ये गलत है। आयोडीन का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में होता है। उसके बाद है जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ऑक्साइड है इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो मलहम बनाने में जो है जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। और पहला था जिंक सल्फाइड, इसका इस्तेमाल जो है श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ए और डी सही है, ई और डी सही है। ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे जो है 51 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा जल का अवशोषण होता है? तो जल का अवशोषण जो है बृहदात्र बड़ी ग्रंथि के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से रुमिनेट रोमंथी है? तो जो भी जानवर जुआली करते हैं उन्हें रोमंथी बोला जाता है, जैसे कि गाय और भैंस। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि है जो जुड़ी है। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। एंथ्रेक्स रोग के कारण क्या है? तो एंथ्रेक्स रोग के कारण जीवाणु है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो लाल चटक रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो अस्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। अस्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। और आपको याद रखना है कि जो आतिशबाजी के समय में जो है जो हरा रंग दिखता है वो बेरियम के कारण दिखता है हरा रंग। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? इसमें से कौन जो है एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? आम आदमी बीमा योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये नहीं है, असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम ये भी है। तो सी जो है सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसका जो संबंध है रोजगार से संबंधित इसका संबंध है। भारत में जनसंख्या घनत्व जो है निरंतर बढ़ा है, लगभग अस्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत की जनसंख्या है अभी तक क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। भारत की जनसंख्या जो है निरंतर अभी बढ़ता ही जा रहा है। और आपको याद रखना है कि भारत में जो है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, तो 382 लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं। और सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है। ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है TRIMS, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो 1921 का जो वर्ष है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। आपको याद रखना है कि 1891 से 1921 तक जो है जो जनसंख्या है भारत की वो क्या हो गई थी, रुक गई थी, अवरुद्ध हो गई थी। जबकि 1921 के बाद 1951 तक जो है भारत की जनसंख्या जो है हमेशा आपके बढ़ता रहा। उसको बोलते हैं कि मर्यादित रूप से वृद्धि होता रहा। लेकिन अगर सबसे उच्च वृद्धि दर कब होता है, तो 1981 से 2001 तक जो है भारत में वृद्धि दर सर्वाधिक रहता है, मतलब उच्च वृद्धि दर रहता है भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। डेमोग्राफी में जो है लिंग अनुपात का संदर्भ किससे है, तो प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। APCG का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ संभव है, तो देख लीजिए, जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, अगर आप रेट कम कर दीजिएगा तो उसका बिक्री होगा। तो उससे ऐसा नहीं कि अगर आपका ज़्यादा बिक्री हो रहा है तो आपको पूंजीगत लाभ संभव है, ऐसा भी नहीं है। जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो तो ये तो ठीक है। जब आप कोई रत्न खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो तो ये भी ठीक है। तो एक छोड़ के जो है 2 और 3 है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संगठन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपके प्रकाशित करता है। उसके बाद है विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये जो बुक है ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिपिन चंद्रा के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ठीक है, बिपिन चंद्रा के द्वारा ये बुक लिखा गया है। तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला उद्योग किस श्रेणी में आएगा, तो सूक्ष्म उद्योग में आएगा। ठीक है, सूक्ष्म उद्योग में आएगा। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ का निवेश और जिसका टर्नओवर जो है 50 करोड़ से कम हो उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे लघु उद्योग बोला जाएगा। 50 करोड़ निवेश
और टर्नओवर 250 करोड़ से कम, तो उसे किस क्राइटेरिया में रखा जाएगा? उसे मध्यम उद्योग के क्राइटेरिया में रखा जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का IRDP इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फिर से बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। ये आया कब था? तो 1978 से 1979 में आता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण करना, ग्रामीण विकास करना है और जो गांव है वहाँ पर निर्धनता को कम करना इसका उद्देश्य था। भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में जो है प्लानिंग अर्थव्यवस्था आधारित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आपको याद रखना है कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के जो कंपनियां हैं काम करती है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? डिजिटल अर्थव्यवस्था से जो लाभ होता है इसमें कौन आपके सम्मिलित है? तो सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होता है। ठीक है, डिजिटल अगर अर्थव्यवस्था आता है तो उससे सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होता है, पारदर्शिता आता है, व्यापार के अवसरों का विस्तार होता है, नए रोजगार का सृजन होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सारे आपके सही हो जाएंगे, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया में सर्वप्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में स्थापित किया गया था। और आपको याद रखना है कि सेज आपसे पूछा जाएगा, सेज, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, सेज का फुल फॉर्म होता है। यह भारत में कब से प्रभावी है? तो 2006 से प्रभावी है, नोट कीजिएगा, 2006 से प्रभावी है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 1993 में गठित रंगराजन कमेटी का संबंध था। जो रंगराजन कमेटी थे इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था विनिवेश से। ठीक है, इसका संबंध था विनिवेश से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और आपको याद रखना है पहली बार 2012 में प्रकाशित किया गया था और 2021 में जब इसका रिपोर्ट आया तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो 139वां स्थान मिला था, सॉरी 139वां स्थान मिला था भारत को। और पहला स्थान किसे मिला था? तो फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड को पहला स्थान मिला था, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। जो संविधान में संशोधन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधान सभाओं में, संसद के किसी सदन में। अगर संविधान में संशोधन करना है तो इसका पहल जो है लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान का संशोधन जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो छुआछूत से है, अस्पृश्यता उन्मूलन से। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिथकों और कहानियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो किसके द्वारा अस्वीकार किया गया है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा अस्वीकार किया गया है, जबकि फ्रैंक मेरेनी, ड्वाइट वाल्डो, डब्ल्यू रिग्स ये तीनों मानते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई?
अच्छा सवाल है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से होती है? तो आपको याद रखना है 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत होता है। और कब होता है? तो 1889 से। इस समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री होते हैं। और आपको याद रखना है लोकसभा से पास हो जाता है, जबकि राज्यसभा में पास नहीं होता, राज्यसभा में पास नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को निर्देश देता है पंचायतों के गठन से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है? किस राज्य में जो है विधान परिषद की व्यवस्था है? तो आपको याद रखना है 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है। तो एक से अधिक ऑप्शन, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प का चयन करना है। इसमें से कौन सा जो विकल्प आपके सही सुमेलित है? एक साइड आपके अनुसूची है, दूसरी साइड आपके विषय है। कितनी अनुसूची है? तो 12 आपके अनुसूची हैं। ठीक है। 5वीं अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघ राज क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। तो ये पहला अनुसूची में किया गया है, ना कि 5वां अनुसूची में किया गया है। 5वां अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ये आपके अनुसूची 5 में था। ठीक है, 4 में नहीं। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा का सीट है। 8वीं अनुसूची भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। बिल्कुल ठीक है। 11वीं अनुसूची नगर पालिका क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए विषयों का उल्लेख है। तो ये आपके गलत है, ये आपके 12वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में और 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज है। ठीक है, पंचायती जो राज है ये आपको याद रखना है। 11वीं अनुसूची में है कितना विषय है? 29 विषय है। नगर निगम में 18 विषय से नोट कर लीजिएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल है प्रेसिडेंट को एक प्रतिवेदन देता है और उसमें बताता है कि जो राज्य है, राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, मतलब कि संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, वित्तीय आपातकाल 360 है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय हेतु वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फेडरल न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो फेडरल न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। और आपको रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है। उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झारखंड बिहार से कब अलग होता है? तो 2000 को अलग होता है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को अलग होता है। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। और 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो अरवल है। निम्नलिखित में से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है? जो दलित बंधु योजना है ये किस राज्य की पहल है? तो तेलंगाना राज्य की पहल है। ठीक है, तेलंगाना राज्य की पहल है। किस शहर में वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा तुर्की के लिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर बी डी मिश्रा बने हैं। डॉक्टर बी डी मिश्रा बने हैं। पहले
वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना को किस टीम ने खरीदा है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? तो थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इसका थीम है। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो लिथियम का भंडार जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मिला है। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है SSLV D2 रॉकेट के माध्यम से। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत का जो रैंक है 10वां है। भारत का जो रैंक है 10वां है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन 20 सिटी शेर्पाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो अहमदाबाद शहर में आयोजित किया गया है जो गुजरात में स्थित है। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। जो घोषणा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है 5वीं खुराक देने की घोषणा। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है कि वार्ड नाम से लॉन्च किया है। वार्ड नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त नाम था। किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? ADT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो NTPC के द्वारा जीता गया है। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? उसका नाम क्या है? तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है। तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के किस म्यूजिक कंपोज़र ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो रिकी केज के द्वारा जीता गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्राज़ील बन गया। ठीक है, ब्राज़ील बन गया है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। DG यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो और देश के 4 एयरपोर्ट पर लागू किया जाएगा। इसमें क्या है कि फेस से जो है आपकी पहचान की जाएगी बोर्डिंग पास के लिए। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कांगो गणराज्य देश के द्वारा किया गया है। कांगो गणराज्य देश के द्वारा किया गया है। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो अमन सहरावत के द्वारा जीता गया है जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शुभम गिल। उनका नाम है शुभम गिल उनका नाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता है?
तो किस राज्य की टीम के द्वारा जीता गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य की टीम के द्वारा जीता गया है। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी आवंटित किया गया है रेलवे के लिए। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। बजट 2023-24 के लिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो संशोधित औसत प्रोसेसिंग जो समय है 16 दिन है। कितना है? 16 दिन है इनकम टैक्स रिटर्न का संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय।